हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ भरत त्यागी, फैकल्टी ऑफ फिजिक्स, पीपी सवानी सेंटर फॉर एक्सीलेंस। रे ऑप्टिक्स चैप्टर हमने स्टार्ट किया था। इसमें नेक्स्ट जो लास्ट टॉपिक किए थे स्फेरिकल मिरर के बारे में, उस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस हैं। और ये क्वेश्चन दिया है, अ रॉड ए बी ऑफ लेंथ 5 सेंटीमीटर लाइज अलॉन्ग प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ द कॉन्केव मिरर of focal length 15 centimeter in such a way that the end closer to the pole is 30 centimeter away from it. Find the length of the image. Okay, so first of all its diagram. कॉन्केव मिरर है हमारे पास, दिस इज़ प्रिंसिपल एक्सिस, दिस इज़ द पोल ऑफ कॉन्केव मिरर एंड फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर है और जो क्लोज़र एंड है रॉड का वो 30 सेंटीमीटर पर है। तो अगर फोकस 15 सेंटीमीटर पर है तो 30 सेंटीमीटर पर सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा। ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है 30 सेंटीमीटर पर। ओके, यहाँ पर रॉड का क्लोज़र एंड है और ये रॉड है, रॉड का नाम है ए बी। सो ये बी पॉइंट इज़ क्लोज़र। ओके, दिस इज़ सेंटर ऑफ कर्वेचर पॉइंट। ओके, नाउ हमें इमेज की लेंथ निकालनी है। रॉड की लेंथ 5 सेंटीमीटर है, सो दिस इज़ 5 सेंटीमीटर। तो वी ऑलरेडी नो अ फैक्ट दैट जो सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ऑब्जेक्ट होती है उसकी इमेज सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ही बनती है और सेम साइज़ की बनती है। तो बी पॉइंट पर सेम हाइट की और सेम पोजीशन पर एक वर्टिकल इमेज, इन्वर्टेड इमेज बन जाएगी बी पॉइंट की। तो ये हो गया बी डैश सपोज़। इसके बाद बी से जब आगे बढ़ेंगे, बी से जैसे ये सपोज़ दूसरा अगला पॉइंट है, ये पॉइंट है सपोज़ एक्स। तो ये एक्स पॉइंट जो है वो सी से बियॉन्ड है, बियॉन्ड सी है। तो बियॉन्ड सी पॉइंट ऑब्जेक्ट की जो इमेज बनती है वो सी और एफ के बीच में बनती है और उसका साइज़ डिमिनिश होने लगता है। तो यहाँ पे इसकी जो इमेज बनेगी वो इधर कहीं बनेगी और उसका साइज़ छोटा हो जाएगा। तो ये जो रॉड की इमेज बनेगी वो कुछ इस टाइप की बनेगी। कंटिन्यूसली उसका साइज़ छोटा होता जाएगा ए डैश पॉइंट तक आते आते। ओके, सो यहाँ से हम अब क्या क्या निकाल सकते हैं, हम इसका एरिया भी निकाल सकते हैं इनफैक्ट, और ये इसका शेप हो गया। लेकिन इस क्वेश्चन में हमसे सिर्फ पूछा हुआ है यहाँ पे कि एरिया, अगर हमसे एरिया पूछा जाता तो हम कैसे निकालते हम ये बी डैश वाले पार्ट की हाइट हमें पता है, इसकी हाइट वही है जो ओरिजिनल इमेज की हाइट थी, तो इसकी हाइट भी सेम रही होगी। और ए डैश की हाइट हम, ए डैश वाले पॉइंट की हाइट हम निकाल सकते हैं मिरर फॉर्मूला लगा के। ए की हाइट हमें पता है वो बी के बराबर है और यहाँ से ए डैश की हाइट आ जाएगी मिरर फॉर्मूला लगा के, मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला यूज़ करके। तो जब हमें दोनों साइड की हाइट पता चल जाएंगी और हमें ये भी पता है कि दिस लेंथ ऑफ ए डैश बी डैश इज़ वॉट, तो वहाँ पे सम वॉट एवरेज इसका एरिया निकाल सकते हैं अगर हमसे पूछा जाए तो। लेकिन इस क्वेश्चन में सिर्फ हमसे पूछा गया है दैट लेंथ कितनी है, तो लेंथ हमें निकालनी है। तो उसके लिए हमें ये फाइंड आउट करना होगा कि ए डैश वाली इमेज कहाँ पर बनेगी, उसकी पोजीशन क्या है। ये पोजीशन है सपोज़ क्यू, ये क्यू पोजीशन हमें निकालनी है। ओके, ठीक है। तो क्यू पोजीशन पर जो इमेज है ए डैश, इसकी ऑब्जेक्ट कहाँ पर है, ऑब्जेक्ट है ये ए, ये ऑब्जेक्ट है। तो ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस क्या है, यू की वैल्यू 30 + 5 यानी -35 सेंटीमीटर, बिकॉज इट इज़ ऑन लेफ्ट हैंड साइड। ओके, एंड फोकल लेंथ इज़ -15 सेंटीमीटर एज सेड इन क्वेश्चन, -15 अगेन बिकॉज इट इज़ ऑन लेफ्ट साइड। ओके, और क्या चाहिए अपने को, v निकालना है। तो ऑब्वियसली फॉर्मूला लग जाएगा यहाँ पे, मिरर फॉर्मूला 1/f = 1/v + 1/u, फ्रॉम विच 1/v = 1/f - 1/u। 1/f is -15 and this is minus plus 1/35. ओके, यहाँ से 35 × 15, ये एलसीएम हो गया, ऊपर आएगा -35 और +15, सो इट विल बिकम -20 / 35 × 15. So v is equals to 105/4 यानी लगभग 26 समथिंग, 26.25 एग्जैक्टली 26.25 सेंटीमीटर। ये v की वैल्यू आ गई यानी ये बी डैश, सॉरी ए डैश पोजीशन है।
ए डैश की पोजीशन है और हमें बी डैश की पोजीशन पता है, इट इज़ इक्वल्स टू सेंटर ऑफ कर्वेचर यानी रेडियस ऑफ कर्वेचर के इक्वल यानी 30 सेंटीमीटर माइनस में ऑल्सो. सो द लेंथ ऑफ इमेज विल बी लेंथ ऑफ इमेज हो जाएगा 30 माइनस 26.25 दैट मीन्स 3.75 सेंटीमीटर आंसर. Okay, next question. Where should an object be placed in front of a concave mirror of focal length 15 centimeter to have magnification of 3 in case of real image and virtual image? Okay, तो पहले हम लेते हैं रियल इमेज का केस. रियल इमेज रियल ऑब्जेक्ट के लिए इन्वर्टेड होती है, यानी उसका मैग्नीफिकेशन नेगेटिव होता है, तो इसके लिए मैग्नीफिकेशन की वैल्यू हो जाएगी -3. फोकल लेंथ कॉन्केव मिरर दिया है तो नेगेटिव होगी यानी -15 सेंटीमीटर. और हमें निकालना है क्या व्हाट वेयर शुड बी ऑब्जेक्ट प्लेस, यू निकालना है अपने को. तो कौन सा फॉर्मूले में एम एफ यू आता है, इट इज़ एम इक्वल्स टू एफ अपॉन एफ माइनस यू. सो यहाँ से -3 इक्वल्स टू -15 अपॉन -15 माइनस यू. ओके, माइनस माइनस कैंसिल आउट, ये 5 -15 माइनस यू इक्वल्स टू 5, यू इक्वल्स टू -20 सेंटीमीटर आंसर फर्स्ट केस का. सेकंड केस वर्चुअल इमेज. वर्चुअल इमेज के केस में एम इज़ +3 एंड बाकी सब सेम है. सो एम इक्वल्स टू एफ अपॉन एफ माइनस यू. एम की वैल्यू +3, ये -15 डिवाइडेड बाय -15 माइनस यू, माइनस कॉमन लेके कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये होगा 15 अपॉन 15 प्लस यू, ये 5, 15 प्लस यू इक्वल्स टू 5 यानी यू इक्वल्स टू -10 सेंटीमीटर आंसर सेकेंड पार्ट का. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. द सन सबटेंड्स एन एंगल थीटा रेडियन एट द पोल ऑफ अ कॉन्केव मिरर ऑफ फोकल लेंथ एफ. व्हाट इज द डायमीटर ऑफ द इमेज ऑफ द सन फॉर्म्ड बाय द मिरर. ओके, सो दिस इज द कॉन्केव मिरर वी आर यूजिंग और सन से इमेज आ रही है. सन ऑब्जेक्ट है, तो सन ऑब्जेक्ट है तो सन की डिस्टेंस ऑब्वियसली इट इज़ वेरी लार्ज प्रैक्टिकली, तो इसको हम इन्फिनिटी कंसिडर करेंगे. और इन्फिनिटी वाली ऑब्जेक्ट के लिए इमेज बनती है फोकस पॉइंट पर, तो इमेज इसकी फोकस पॉइंट पर बनेगी. एंड वहाँ से जो रेज आती हैं 2000 रेज वहाँ पे ठीक है, वो एंगल सबटेंड कर रहा है, तो इसकी रेज जो है वो पोल से क्रॉस हो रही हैं. तो एक रे ये होगी और दूसरी रे इसके सिमेट्रिकली अपोजिट ले लेते हैं लाइक दिस, और ये थीटा एंगल सबटेंड कर रही हैं पोल पर. ये फोकस पॉइंट है, तो फोकस पे इसकी इमेज बनेगी और उसकी इमेज को मैं ऐसे स्ट्रेट लाइन में शो कर देता हूँ. ये उसका डायमीटर शो करेगा इमेज का. सपोज इट इज़ डी, डायमीटर ऑफ द इमेज ऑफ सन, डायमीटर ऑफ इमेज ऑफ सन. ओके, सो ऑब्वियसली ये थीटा एंगल जो होगा बहुत स्मॉल होगा because object is very far and size of image should be very less. Okay, now यहाँ पे 1/f इक्वल्स टू 1/u प्लस 1/v मिरर फॉर्मूला लगाते हैं. u की वैल्यू यहाँ पे इन्फिनिट है, तो ये 1/∞ 0 हो जाएगा, यानी यहाँ से f इक्वल्स टू v आएगा. तो इमेज की पोजीशन हमें ऑलरेडी पता है फोकस के बराबर है, और एंगल क्योंकि छोटा है तो हम यहाँ पे फॉर्मूला लगा सकते हैं एंगल इक्वल्स टू आर्क अपॉन रेडियस. तो यहाँ पे एंगल इक्वल्स टू आर्क होगा थीटा, और रेडियस ये है दिस लेंथ. बट बिकॉज थीटा इज़ वेरी स्मॉल देन दिस लेंथ x वुड बी सेम एज दिस लेंथ y विच इज़ फोकस बेसिकली. तो थीटा स्मॉल के लिए x इक्वल्स टू y होगा और y इक्वल्स टू यहाँ पे f है, तो ये हो गया f. तो यहाँ से डायमीटर इक्वल्स टू आ गया थीटा इंटू f. तो इतना डायमीटर इमेज का वहाँ पे फॉर्म होगा सन की इमेज का. तो जितना थीटा एंगल है और फोकस है उसके अकॉर्डिंग साइज आएगा इमेज का. ओके, नेक्स्ट ये रिफ्लेक्शन के हमने इनफ क्वेश्चंस कर लिए. अब नेक्स्ट टॉपिक करते हैं. नेक्स्ट टॉपिक इज रिफ्रैक्शन. रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट. रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट में एक लाइट रे सेम मीडियम में रिफ्लेक्ट होने की बजाय वो ट्रांसफ़र हो जाती है दूसरे मीडियम में. तो सपोज वी हैव दिस ट्रांजिशन इंटरफेस बिटवीन टू मीडियम्स, and light ray is coming from
upside like this, and this is normal. So instead of going in the same medium, this is medium 1, this is medium 2. Instead of going in same medium, it will enter into the second medium, and with that its direction will slightly change depending on कि कौन सा मीडियम डेंस है, कौन सा मीडियम रेयर है. दो टाइप के मीडियम होते हैं, डेंस और रेयर. ऑप्टिकली डेंस और ऑप्टिकली रेयर. इसका मास डेंसिटी से कोई कनेक्शन नहीं है. मास डेंसिटी में जो डेंस होता है वो ज़रूरी नहीं है कि ऑप्टिकली डेंस भी हो. यहाँ पे हम ऑप्टिकल डेंस और ऑप्टिकल रेयर की बात कर रहे हैं. तो सपोज़ ये ऑप्टिकली डेंस मीडियम है एंड दिस इज़ ऑप्टिकली रेयर मीडियम. ऑप्टिकली रेयर मीडियम, ओके. और इस डेंसिटी को और रेयरिटी को शो करने के लिए अब एक फिजिकल क्वांटिटी हमारे पास, इसको हम बोलते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. इट इज़ शोन बाय सिंबल म्यू, ओके. ये कभी कभी स्मॉल एन से भी शो करता है. तो ये 2 मीडियम के लिए μ2 है और 1 के लिए μ1 है. जितना ज़्यादा म्यू की वैल्यू होगी उतना ज़्यादा डेंस मीडियम होगा. हैंस यहाँ पे μ2 इज़ ग्रेटर देन μ1. 2 मीडियम ज़्यादा डेंस है ऑप्टिकली 1 मीडियम से. अब मैं एक शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूँ इस पूरे रिफ्लेक्शन के फिनोमेना को समझने के लिए. इसमें सिर्फ इतना याद रखो कि अगर लाइट रे रेयर से डेंस में जाती है, अगर लाइट रे रेयर से डेंस में जा रही है तो सारी क्वांटिटीज़ जो चेंज होती हैं वो डिक्रीज़ होंगी. जो भी क्वांटिटी चेंज होने वाली है वो डिक्रीज़ होगी, ओके. बस इतना सा याद रखो, कहीं इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं आएगा आगे, ओके. तो कौन कौन सी क्वांटिटी चेंज हो रही हैं रिफ्रैक्शन में? सबसे पहले तो एंगल चेंज होता है. ये यहाँ पे इंसिडेंट रे का एंगल था, इंसिडेंट एंगल नॉर्मल के साथ. तो जो रिफ्रैक्टेड रे आएगी उसका एंगल कम हो जाएगा, यानी वो स्लाइटली नॉर्मल की तरफ बेंड कर जाएगी. ये रिफ्रैक्शन एंगल. ओके, एज आई सेड, क्योंकि वो डेंसर में गई है तो रिफ्रैक्शन एंगल यहाँ पे कम हो गया. अगर उल्टा होता तो रिफ्रैक्शन एंगल ज़्यादा हो जाता. ओके, ये रिफ्रैक्टेड रे. सो दिस फिनोमेना इज़ नोन एज रिफ्रैक्शन. एक और फैक्ट, ये किसी भी सरफेस के लिए 3 टाइप के फिनोमेना लाइट के हमेशा आकर करते हैं: रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन और एब्जॉर्प्टेंस. ऐसा नहीं है कि एक पर्टिकुलर टाइप का ऑब्जेक्ट सिर्फ एक ही फिनोमेना शो कर रहा है, बाकी सब नहीं शो कर रहा. तीनों होते हैं लेकिन डिफरेंट परसेंटेज में. तो कुछ मीडियम्स ऐसे हैं जहाँ पर रिफ्लेक्शन बहुत ज़्यादा होता है, रिफ्रैक्शन कम होता है. कुछ मीडियम में इसका उल्टा है. तो वो अलग अलग टाइप के मटेरियल पर डिपेंड करता है, लेकिन तीनों चीज़ें होती ज़रूर है डिफरेंट परसेंटेज में. ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट द लॉज ऑफ या रूल्स ऑफ रिफ्रैक्शन. जैसे हमने रिफ्लेक्शन में रूल पढ़े थे, वैसे यहाँ पे रिफ्रैक्शन में भी रूल्स हैं, और 2 रूल ही हैं अगेन. सो रूल्स ऑफ रिफ्रैक्शन. सो पहला रूल तो सेम है जो हमने रिफ्लेक्शन में पढ़ा था, वही सेम रूल यहाँ पर है. एंड विच वॉज दैट इंसिडेंट रे, refracted ray and normal all lie in same plane. तीनों सेम प्लेन में होंगे. ये सेम रूल है जैसे रिफ्लेक्शन में था. रूल टू स्पेशल है एंड वेरी इंपॉर्टेंट. इसका अलग से नाम है, इसको बोलते हैं हम स्नेल्स लॉ. स्नेल्स साइंटिस्ट ने इसको डिफाइन किया था. स्नेल्स लॉ, इस लॉ को बोला जाता है. एंड इसको याद रखने का बहुत सिंपल सा तरीका है. इतना याद रखो दैट फॉर अ मीडियम द प्रोडक्ट ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड द साइन ऑफ एंगल बिटवीन द रे एंड नॉर्मल, या साइन थीटा बोल देता हूँ यहाँ पे, इज़ कांस्टेंट ऑलवेज. दिस इज़ द रूल. ओके, थोड़ा और मैं अच्छे से डिफाइन करूँ तो द बेंडिंग ऑफ लाइट at the medium of separation follows Snell's law, which states that
which states that the product of refractive index of a medium to the sine of angle between light ray and normal in that medium is constant. ओके, सो ये है स्नेल्स लॉ. अब इसको थोड़ा एक्सटेंड कर देते हैं. तो यहाँ पे दो मीडियम है, तो दोनों मीडियम के लिए इसको लगा देते हैं. पहला मीडियम 1 है, दूसरा मीडियम 2. पहले मीडियम के लिए μ1 है और एंगल I है, दूसरे के लिए μ2 और एंगल R. सो ये हो जाएगा μ1 साइन I इक्वल्स टू μ2 साइन R. सो यहाँ से साइन I डिवाइडेड बाय साइन R हो जाएगा μ2 डिवाइडेड बाय μ1, और μ2 डिवाइडेड बाय μ1 को हम लिखेंगे शॉर्ट में μ21. इसका मीनिंग होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 रिलेटिव टू 1, विद रिस्पेक्ट टू 1 या रिलेटिव टू 1. ओके, सो μ2 या μ1 आर एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स of respective mediums but μ12 or μ21 are relative refractive indexes. ओके, सो वैल्यूज़ डिफ़र कर सकती हैं. ठीक है, अब यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ये होता क्या, नई क्वांटिटी जो आई है इसको अलग से डिफ़ाइन कर देते हैं. So let's talk about refractive index. सिंबल है म्यू और एन, और इसका फॉर्मूला मैं लिख देता हूँ. फॉर्मूले से डेफिनेशन बन जाएगी. फॉर्मूला है C अपॉन V. C इज़ द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम एंड V इज़ द स्पीड ऑफ लाइट इन गिवन मीडियम. तो यहाँ से इसकी डेफिनेशन हो जाएगी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ मीडियम इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन स्पेस और वैक्यूम to the speed of light in that medium. सो इसके बेसिस पे सपोज अगर हमसे पूछा जाता है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वैक्यूम क्या होगा या स्पेस क्या होगा, सो इट वुड बी C अपॉन C. दोनों वैक्यूम में स्पेस में स्पीड ऑफ लाइट C के बराबर होती है, यानी इसकी वैल्यू होगी 1. स्पेस या वैक्यूम के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा 1. और दो स्पेशल वैल्यूज़ हैं जो बार बार न्यूमेरिकल्स में यूज़ होती हैं, वो याद रखना है. एक वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और एक ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. वाटर का अबाउट 4/3 होता है और ग्लास का अबाउट 3/2 के आसपास. ये वैल्यूज़ बहुत ज़्यादा यूज़ होंगी आगे. ओके, ये हो गया रिफ्रैक्शन का फिनोमेना. अब जैसे हमने रिफ्लेक्शन में कई बार पढ़ा था कि एंगल ऑफ डेविएशन क्या होता है, तो यहाँ पर भी हम वो निकाल सकते हैं एंगल ऑफ डेविएशन क्या होता है. सो लेट्स चेक इट आउट. एंगल ऑफ डेविएशन डेल इन रिफ्रैक्शन. सो दिस इज रिफ्रैक्शन. सपोज यहाँ पे मैं इसको μ1 को ग्रेटर देन μ2 ले लेता हूँ. ये 1 है, ये 2 है. तो इसका मीनिंग ये जो 1 से 2 पे जाने पे यानी डेंसर से रेयर पे जा रही है लाइट, तो सारी चीज़ें इंक्रीज़ कर जाएंगी, तो एंगल भी इंक्रीज़ कर जाएगा, यानी लाइट नॉर्मल से दूर जाएगी.
ये एंगल आई, ये एंगल आर, लाइक दिस। तो यहाँ पे जो एंगल ऑफ डेविएशन होगा इट विल बी दिस। ओरिजिनल पाथ को आगे एक्सटेंड कर दो और जो न्यू रे जा रही है उससे उसका एंगल निकालना है हमें, डेल। ये इसका वैल्यू आ जाएगी। ओके, सो ये यहाँ पे टोटल एंगल, ये टोटल एंगल शुड बी 180, ठीक है। तो अब इसको देख लेते हैं कितना होगा। यहाँ पे ये एंगल है 90 डिग्री और ये एंगल है 90 माइनस आर, 90 माइनस आर। सो आई प्लस 90 माइनस आर प्लस डेल इक्वल्स टू 180 डिग्री। सो 90 प्लस 90 180 कैंसिल आउट हो गया। यहाँ से डेल इक्वल्स टू आया आर माइनस आई, लेकिन यहाँ पे आर ग्रेटर देन आई था इसलिए आर माइनस आई आया। अगर आई ग्रेटर देन आर होता तो ये आई माइनस आर आता। यानी इन शॉर्ट डेविएशन बाय रिफ्रैक्शन का फॉर्मूला है मॉडुलस ऑफ आई माइनस आर। तो जो भी वैल्यू होगी उसको पॉजिटिव में ले लेंगे। ये एंगल ऑफ डेविएशन बाय रिफ्रैक्शन, प्लेन सरफेस रिफ्रैक्शन है। ओके, लेट्स टॉक अबाउट सम इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स अबाउट रिफ्रैक्शन। फर्स्ट, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू इक्वल्स टू सी अपॉन वी होता है। सी और वी मैंने क्या होता है बता दिया है वहाँ पे। द स्पीड ऑफ लाइट इन एयर इज़ स्लाइटली लेस देन इन वैक्यूम। जो एयर में स्पीड ऑफ लाइट है वो बहुत बारीक थोड़ा फ़र्क होता है उससे, उसका वैक्यूम की स्पीड ऑफ लाइट से। तो हम जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है एयर का उसको ऑलमोस्ट 1 लेते हैं। इसकी वैल्यू 1 से थोड़ी सी ज़्यादा होती है, 1.00003 के आसपास, लेकिन हम इसे ऑलमोस्ट 1 ले सकते हैं। सेकेंड, द मीडियम हैविंग ग्रेटर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज कॉल्ड रेयरर, डेंसर, और जिसका कम होता है उसको बोलते हैं रेयरर। तो डेंसर के लिए म्यू ज़्यादा होता है, रेयरर के लिए म्यू कम होता है। वाइल गोइंग फ्रॉम डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम द रिफ्रैक्टेड रे बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल। ये मैंने पहले ही समझा दिया है। डेंसर से रेयर से डेंस पे अगर लाइट जा रही है तो सब कुछ डिक्रीज़ हो जाएगा, जो भी डिक्रीज़ होता है। ओके, अब क्या क्या डिक्रीज़ होता है वो भी मैं बता देता हूँ। एंगल डिक्रीज़ होता है, यानी क्या क्या चेंज होता है मैं बता रहा हूँ। जो भी चीज़ चेंज होती है वो डिक्रीज़ होगी रेयर से डेंस में जाने पर। तो एंगल चेंजेस, वेवलेंथ चेंजेस, स्पीड ऑफ लाइट चेंजेस, speed of light changes. The only thing that doesn't change is frequency, and frequency ही कलर को कॉज करती है, तो कलर भी चेंज नहीं होता। फ्रीक्वेंसी और कलर चेंज नहीं होता, बाकी सब कुछ कैन बी चेंज्ड। ओके, थर्ड, ओके, अगर μ21 में बोलता हूँ, μ21 इसका मतलब होता है कि ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 विद रेस्पेक्ट टू 1 है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 विद रेस्पेक्ट टू 1। ओके, तो इसका फॉर्मूला होता है μ2 अपॉन μ1। इसको लिखने का एक और तरीका है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 2μ1। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 2μ1, ठीक है। तो μ21 एंड 2μ1 इज़ बोथ आर सेम थिंग। और अगर आप μ12 लोगे तो उसको हम 1μ2 लिख सकते हैं, और इसका फॉर्मूला होगा μ1 अपॉन μ2। अगर इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दो तो क्या होगा, μ21 इंटू μ12, यानी 2μ1 इंटू 1μ2। ये हो जाएगा μ2 डिवाइड बाई μ1 इंटू μ1 डिवाइड बाई μ2, कैंसिल आउट टू 1, यानी इन्वर्स का मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आ जाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हमारे पास 1μ2 ऐसे एक फंक्शन दिया हुआ है, इंटू 2μ3 इंटू 3μ4 इंटू डॉट 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 n-1μn इक्वल्स टू क्या आएगा। तो इसको यहाँ से हम इजीली शॉर्ट आउट कर सकते हैं लाइक दिस। 1μ2 का मतलब होगा μ1 अपॉन μ2, ये हो गया μ2 अपॉन μ3, μ3 अपॉन μ4 इंटू डॉट 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 μn-1 डिवाइड बाई μn। ओके, देखो यहाँ से ये इस टाइप से कैंसिल आउट होते जा रहे हैं। तो यहाँ पर इससे पहले जो फंक्शन आया होगा वो होगा
एन माइनस टू अपॉन म्यू एन माइनस वन। तो इससे ये कैंसिल आउट हो गया, तो लास्ट में हमारे पास बचेगा म्यू वन अपॉन म्यू एन, और इसको हम लिख सकते हैं वन म्यू एन यानी म्यू वन एन, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वन विद रिस्पेक्ट टू एन। तो इस टाइप के क्वेश्चन इसमें मिल सकते हैं हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से रिलेटेड। ओके, नेक्स्ट, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन आर वैलिड फॉर ऑल टाइप ऑफ सर्फेसेस सेपरेटिंग बिटवीन टू मीडिया। तो कैसा भी कर्व्ड सरफेस हो, प्लेन सरफेस हो, सबके लिए लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन वैलिड है। Okay. Next is condition for no reflection. कब रिफ्रैक्शन नहीं होता है? तो दो बेसिक कंडीशन है रिफ्रैक्शन ना होने की। पहली कंडीशन, अगर I इक्वल्स टू R इक्वल्स टू ज़ीरो है, तो इसका मतलब है लाइट नॉर्मली फॉल कर रही है। अगर लाइट नॉर्मली फॉल करती है तो इट विल पास जस्ट लाइक दिस, उसमें कोई वहाँ पे डेविएशन नहीं होगा, यानी रिफ्रैक्शन नहीं होगा। तो एक तो इस केस में रिफ्रैक्शन नहीं होता। दूसरा, इफ़ म्यू वन इज इक्वल्स टू म्यू टू, अगर दोनों मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेम है तो भी वहाँ पे रिफ्रैक्शन नहीं होगा। लाइट विल पास जस्ट लाइक दिस। ओके, नेक्स्ट। ओके, अब इस केस में ये बताओ, ये पहला केस है, ये दूसरा केस है। पहले केस में एंगल ऑफ डेविएशन क्या होगा? तो एंगल ऑफ डेविएशन का मामला क्या था? I माइनस आर। अगर दोनों जीरो है तो जीरो माइनस जीरो यानी डेविएशन जीरो होगा। और दूसरे केस में क्या होगा? दूसरे केस में भी डेविएशन जीरो होगा, क्योंकि I और R सेम है। तो अगर रिफ्रैक्शन नहीं हो रहा तो डेविएशन हमेशा जीरो है। नेक्स्ट, फ्रिक्वेंसी मैंने बताया था, फ्रिक्वेंसी चेंज नहीं करती है, और उसके साथ साथ एक और चीज़ है जो चेंज नहीं करती यहाँ पे, फेज़ भी चेंज नहीं करता है। एंड फेज़ ऑफ लाइट ऑल्सो डज नॉट चेंज। ये चीज़ें चेंज नहीं करती हैं, बाकी सारी चीज़ें ऑलमोस्ट चेंज करती हैं। ओके, नेक्स्ट, द मिनिमम वैल्यू ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज़ वन। वैक्यूम के लिए होती है मिनिमम वैल्यू, इट इज़ वन। एयर के लिए जैसे मैंने बताया था वन लेते हैं ऑलमोस्ट, लेकिन 1.003 के आसपास होती है। मैक्सिमम वैल्यू डायमंड के लिए है, इट इज़ अबाउट 2.46। Okay, next, the value of refractive index depends on nature of the two media, color or wavelength of the light, and temperature of the media. Media means medium. Temperature. Okay, next, the formula for refractive index is sin I upon sin R, वो हमने देखा हुआ है स्नेल्स लॉ में। बट इट डज नॉट डिपेंड ऑन द वैल्यू ऑफ I फॉर गिवन पेयर ऑफ मीडिया। जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो I पे डिपेंड नहीं करता, क्योंकि I तो पहले से डिसाइड हो चुका है, I हम डिसाइड करते हैं। वो R वैल्यू पे डिपेंड करता है, रिफ्रैक्शन एंगल कितना है उस पर डिपेंड करता है। I वैल्यू हम अपने हिसाब से कुछ भी ले सकते हैं, R वैल्यू हमारे कंट्रोल में नहीं है, वो मीडियम डिसाइड करता है, तो उसी की वजह से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज होता है। सो म्यू डज नॉट डिपेंड ऑन I but on R. Okay. ऑब्वियसली रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चाहे वो एब्सोल्यूट हो चाहे वो रिलेटिव हो, दोनों की कोई डायमेंशन नहीं होती, कोई यूनिट नहीं होती, बिकॉज सेम क्वांटिटी का हम वहाँ पे डिवाइड कर रहे हैं उसके फॉर्मूले में। सो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड रिलेटिव refractive index both are unitless, dimensionless and scalar quantities.
scalar quantities. Okay, next, optical path. Optical path. What is optical path? So optical path is the distance traveled by light in the same time interval traveled by light in vacuum. In vacuum, in the same time interval in which it has traveled a distance x in medium of refractive index म्यू. ओके, तो कैसे डिफाइन करेंगे इसको? फॉर्मूला इसका क्या होगा? ऑप्टिकल पाथ इक्वल्स टू स्पीड ऑफ लाइट इंटू टी, क्योंकि हम वैक्यूम में जो पाथ ट्रेवल हो रहा है लाइट के द्वारा उसको हम ऑप्टिकल पाथ बोल रहे हैं. तो वैक्यूम में स्पीड ऑफ लाइट सी होती है और सपोज टाइम उसको टी लग रहा है, तो हमने फॉर्मूला यहाँ पे हो जाएगा उसका ऑप्टिकल पाथ का सी इंटू टी. अब टी क्या होगा यहाँ पे? टी वो सेम टाइम है जिसमें एक्स डिस्टेंस कवर करती है लाइट इन गिवन मीडियम ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू. सो टी की वैल्यू हो जाएगी डिस्टेंस अपॉन स्पीड. तो डिस्टेंस है एक्स और स्पीड उस मीडियम में सपोज वी है. ओके, तो यहाँ से सी अपॉन वी इंटू एक्स आ गया. और सी अपॉन वी ऑलरेडी नो इट इज़ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो यहाँ से इसका फॉर्मूला आ जाएगा ऑप्टिकल पाथ का म्यू इंटू एक्स. ये ऑप्टिकल पाथ है. ओके, नेक्स्ट, it is an important point about refraction. मैंने आगे एक चीज़ में बताया, एक पॉइंट में बताया था कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किस किस चीज़ पर डिपेंड करता है. ऑब्वियसली मीडियम पे डिपेंड करता है, ठीक है, टेम्परेचर पर डिपेंड करता है. लेकिन उसका जो सेकंड पॉइंट था वो इंटरेस्टिंग है. रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कौन सी लाइट जो आ रही है उसकी वेवलेंथ कितनी है या उसकी फ्रिक्वेंसी कितनी है उस पर भी डिपेंड करता है. तो अगर वेवलेंथ ज़्यादा है तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एक्चुअली कम होता है. And it is the basis of the explanation for the blue color of the sky. स्काई का कलर ब्लू क्यों होता है? वो स्कैटरिंग का फिनोमेना होता है वहाँ पे. तो उसमें ये पॉइंट आएगा आगे, उसको मैं जब समझाऊंगा तो वहाँ पूरा डिटेल में बताऊंगा. लेकिन बेसिक पॉइंट ये है कि अगर लैम्डा ज़्यादा है तो म्यू कम होता है. इफ़ लैम्डा इज़ मोर म्यू इज़ लेस. और इसका एक्चुअल फॉर्मूला यूज़ नहीं होता ज़्यादा, लेकिन उसको रिलेशन में कभी कंपटीशन में उसका क्वेश्चन आ सकता है. And this formula was given by Cauchy's, so it is known as Cauchy's formula, and it is mu a plus b upon lambda square. आगे सीरीज़ है प्लस c अपॉन लैम्डा टू द पावर 4 एंड सो ऑन ऐसे आता जाता है. तो यहाँ पे कंसिडरेबल अमाउंट जो है वो सिर्फ फर्स्ट 2 डिजिट से आ जाती हैं, तो उतना ही रखना है फॉर्मूले को. सो यहाँ से हम क्लियरली देख सकते हैं कि म्यू इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है वेवलेंथ के, और ए और बी यहाँ पे रैंडम कॉन्स्टेंट्स हैं. ओके, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे अबाउट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. नाउ लेट्स ट्राई सम क्वेश्चन ऑन दिस. फर्स्ट क्वेश्चन, इफ़ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास इज़, ग्लास का मैंने बताया था कितना होता है 3/2 यानी 1.5. फाइंड वेलोसिटी ऑफ लाइट इन ग्लास. लाइट इन ग्लास. ओके, सो इट इज़ अ प्रिटी स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन. म्यू का फॉर्मूला होता है सी अपॉन वी, तो वी इक्वल्स टू हो जाएगा सी अपॉन म्यू. सी की वैल्यू होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड. म्यू इज़ 1.5 यानी 3/2, यानी आंसर इज़ 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड. ये उस मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट होगी. एक चीज़ याद रखना कि स्पीड ऑफ लाइट वैक्यूम में मैक्सिमम होती है, तो हर मीडियम में वो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड से कम आएगी. तो अगर आपकी स्पीड 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड से ज़्यादा आ रही है तो ऑब्वियसली वो क्वेश्चन आपने रॉन्ग किया हुआ है. हमेशा स्पीड ऑफ लाइट कम हो जाएगी. ओके, क्योंकि सबसे रेयरेस्ट मीडियम क्या होता है? अगर आपसे पूछा जाता है व्हाट इज़ द रेयरेस्ट मीडियम, सबसे रेयरेस्ट मीडियम कौन सा है, तो ऑब्वियसली यू विल से वैक्यूम. इसलिए वहाँ पे स्पीड ऑफ लाइट मैक्सिमम होती है. ओके, नेक्स्ट, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास with respect to water is
with respect to water is 9/8, and if the velocity and wavelength of light in glass are 2 into 10 to the power 8 meter per second and 4000 angstrom respectively, find the velocity and wavelength of light in water. ओके, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर, यानी म्यू जी डब्ल्यू, यानी म्यू जी डिवाइड बाय म्यू डब्ल्यू, ये हमें दिया हुआ 9/8. ओके, इफ़ द वेलोसिटी एंड वेवलेंथ ऑफ लाइट इन ग्लास आर दिस एंड दिस. ठीक है, तो यहाँ से हम निकाल सकते हैं कि ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है. ग्लास के लिए फॉर्मूला लगाते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का, उसका फॉर्मूला होगा C अपॉन स्पीड इन ग्लास. C की वैल्यू 3 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकंड, ग्लास के लिए वैल्यू है 2 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकंड, तो म्यू जी की वैल्यू आ गई 3/2. ये वैल्यू लगा देते हैं इस फॉर्मूले में. सो म्यू जी डब्ल्यू इक्वल्स टू म्यू जी की वैल्यू 3/2 डिवाइड बाई म्यू डब्ल्यू इक्वल्स टू 9/8. सो 3 से 3 टाइम्स कैंसिल, 2 से ये 4 टाइम्स कैंसिल, म्यू डब्ल्यू इक्वल्स टू आ गया 4/3. वो मैंने पहले ही बताया था, वाटर के लिए लगभग 4/3 वैल्यू होती है. अब वाटर में हमें स्पीड ऑफ लाइट निकालनी है और निकालना है वेवलेंथ. ठीक है, तो पहले स्पीड ऑफ लाइट निकालते हैं. सो म्यू डब्ल्यू का फॉर्मूला होगा C अपॉन वी डब्ल्यू, स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर. सो यहाँ से वी डब्ल्यू इक्वल्स टू आ जाएगा C अपॉन म्यू डब्ल्यू. C की वैल्यू 3 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड और म्यू डब्ल्यू की वैल्यू 4/3, तो ये हो गया 9/4 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड. तो लगभग कितना हुआ 2.25 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड के आसपास. ये इसका आंसर हो गया. नेक्स्ट, अब हमें वेवलेंथ निकालनी है. तो वेवलेंथ के लिए अगेन C अपॉन वी डब्ल्यू फॉर्मूला लगा देते हैं. C स्पीड ऑफ लाइट है, स्पीड ऑफ लाइट का फॉर्मूला होता है फ्रिक्वेंसी और वेवलेंथ के टर्म में F लैम्डा. सो इट विल बिकम F लैम्डा डिवाइडेड बाय F लैम्डा इन वाटर, क्योंकि फ्रिक्वेंसी तो चेंज होती नहीं है. सो यहाँ से लैम्डा डब्ल्यू इक्वल्स टू आ जाएगा लैम्डा अपॉन म्यू डब्ल्यू. ओके, अब लैम्डा की वैल्यू क्या थी वो हमें नहीं पता है. इसके लिए हमें हिंट दी थी कि 4000 एंगस्ट्रॉम ये वैल्यू है लैम्डा की इन ग्लास. तो ग्लास के लिए फॉर्मूला लगाते हैं. ग्लास के लिए हो जाएगा C अपॉन वी जी, यानी लैम्डा अपॉन लैम्डा जी. सो और म्यू जी की वैल्यू हमने निकाली 3/2. सो यहाँ से लैम्डा इक्वल्स टू आ जाएगा 3/2 इंटू लैम्डा जी, और लैम्डा जी की वैल्यू थी 4000 एंगस्ट्रॉम. सो इट इज़ 4000 एंगस्ट्रॉम. सो यहाँ से आंसर आ जाएगा 6000 एंगस्ट्रॉम. ये ओरिजिनल वेवलेंथ है. अब ये ओरिजिनल वेवलेंथ की वैल्यू लगा देते हैं हम यहाँ पे. तो हमारे पास वेवलेंथ इन वाटर आ जाएगी 6000 डिवाइड बाय म्यू डब्ल्यू विच इज़ 4/3. ओके, सो 3000 9000 डिवाइड बाय 2 यानी 4500 एंगस्ट्रॉम आंसर. ये वेवलेंथ का आंसर आ गया. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. फाइंड द थिकनेस ऑफ अ ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक प्लेट which will produce a change in optical path equal to the wavelength lambda of the light passing through it normally. Refractive index is mu of the plastic.
ओके, तो find the thickness of transparent plastic plate which will produce a change in optical path equal to wavelength lambda of the light passing through it normally. ठीक है, तो ये अपने को दिया हुआ है, प्लास्टिक प्लेट है, इसकी थिकनेस है सपोज टी, और यहाँ से ऑप्टिकल पाथ में जो चेंज आता है वो लैम्डा आता है, लाइट ऐसे यहाँ से पास कर रही है. ओके, सो ऑप्टिकल पाथ का फॉर्मूला क्या है? ऑप्टिकल पाथ का फॉर्मूला था म्यू इंटू एक्स. ठीक है, तो यहाँ पे दो मीडियम है. पहले लाइट जा रही थी ये बाहर का जो मीडियम है उससे. अगर बाहर का मीडियम है, मैं नहीं, सराउंडिंग मीडियम के बारे में हमें कुछ मेंशन नहीं किया गया, तो हम अज्यूम करेंगे कि वो एयर है, और एयर का हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 अज्यूम करेंगे. ठीक है, ऑलमोस्ट 1 के बराबर होता है. सो चेंज इन ऑप्टिकल मीडियम क्या होगा? ये एयर है और ये प्लास्टिक, तो चेंज इन ऑप्टिकल पाथ हो जाएगा, चेंज इन ऑप्टिकल पाथ इक्वल्स टू ऑप्टिकल पाथ इन प्लास्टिक माइनस ऑप्टिकल पाथ इन एयर. ठीक है, तो ऑप्टिकल पाथ इन प्लास्टिक का फॉर्मूला हुआ म्यू इंटू एक्स, और इसके लिए फॉर्मूला हुआ 1 इंटू एक्स, क्योंकि म्यू की वैल्यू 1 है एयर के लिए, तो यहाँ से कॉमन आ जाएगा एक्स, अंदर बचा म्यू माइनस 1, और ये हमें इक्वल दिया हुआ है लैम्डा के. क्वेश्चन बोला हुआ है ये लैम्डा के इक्वल है, तो यहाँ से हमें निकालना है कि थिकनेस कितनी होगी. तो ये जो एक्स डिस्टेंस कवर करी है यही थिकनेस है प्लास्टिक की. तो एक्स की वैल्यू यहाँ पे टी है, तो यहाँ से एक्स इक्वल्स टू हो जाएगा लैम्डा अपॉन म्यू माइनस 1, एंड इट इज़ द थिकनेस ऑफ द प्लास्टिक प्लेट. आंसर. यहाँ पे देखो एक इंपॉर्टेंट चीज़ आई है, इसको याद रखना. ये अगर हम कोई ऑब्स्टिकल लगा देते हैं लाइट के बीच में, तो लाइट के पाथ में जो चेंज आता है, लीनियर चेंज आता है, वो एक्स ब्रैकेट म्यू माइनस 1 के बराबर होता है. तो ये अलग से इम्पोर्टेंट फॉर्मूला है, अलग से नोट करना है इसे. ओके, नेक्स्ट. व्हेन लाइट ऑफ वेवलेंथ 5000 angstrom in vacuum travels through same thickness in glass and water, the difference in number of waves is 400. Find thickness. और refractive index of glass, as I said, is 3/2, and mu water is 4/3. Okay, let's see. हमें यहाँ पे दिया हुआ है थिकनेस निकालनी है, नंबर ऑफ़ वेव्स दी हुई हैं 400, डिफरेंस इन नंबर ऑफ़ वेव्स. तो नंबर ऑफ़ वेव्स, सपोज एक सिंगल वेव की वेवलेंथ क्या होती है? लैम्डा. सिंगल वेवलेंथ ऑफ या लेंथ ऑफ अ सिंगल वेव इज़ लैम्डा. तो अगर, और हमारे पास सपोज़ एक थिकनेस है मीडियम की, सपोज़ टी, थिकनेस ऑफ मीडियम इज़ टी. तो इस टी थिकनेस के मीडियम में कितनी वेवलेंथ यहाँ पे अरेंज हो सकती हैं, कितनी वेवलेंथ यहाँ पे लग सकती हैं, वो हमें देखना है. ठीक है, तो पहली बात तो ये कि ये उसकी रियल थिकनेस है, लेकिन जब लाइट अंदर पास करेगी तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वजह से ये थिकनेस जो है वो चेंज हो जाएगी. अब चेंज होके कितनी होगी, यानी रियल, ये तो इसकी रियल थिकनेस है, तो एपरेंट थिकनेस कितनी होगी वो अपने को देखना है पहली चीज़ तो ये. और तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इक्वल्स टू होता है एपरेंट थिकनेस डिवाइड बाय रियल थिकनेस, because thickness is basically distance
तो हम स्पीड और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला स्पीड अपॉन स्पीड होता है, तो स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, टाइम सेम है, टाइम से टाइम कट जाएगा, तो वहाँ से हम डिस्टेंस का रेशियो निकाल सकते हैं, और वो डिस्टेंस का रेशियो वही थिकनेस है। तो यहाँ से एपरेंट थिकनेस आ जाएगी म्यू इंटू रियल थिकनेस। इट इज़ बेसिकली ऑप्टिकल पाथ, ये ऑप्टिकल पाथ ही है, ठीक है। तो म्यू टी में कितनी वेव्स होंगी ये हमें चेक करना है। सो नंबर ऑफ वेव्स इन थिकनेस म्यू टी विल बी म्यू टी अपॉन लैम्डा, क्योंकि एक सिंगल वेव की लेंथ लैम्डा है, तो म्यू टी में म्यू टी अपॉन लैम्डा नंबर ऑफ वेव्स आएंगी। ओके, इट इज़ लाइक अगर एक ऑब्जेक्ट का साइज़ 2 मीटर है तो 15 मीटर में कितनी ऑब्जेक्ट्स आएंगे, तो हम 15/2 कर देंगे, 7.5 ऑब्जेक्ट्स आएंगे, ये उस तरीके से। ओके, सो ये हो गया। अब चेक करते हैं, हमें क्वेश्चन में क्या दिया था, डिफरेंस इन नंबर ऑफ वेव्स दिया था। तो अगर 2 मीडियम है हमारे पास, तो उसमें डिफरेंस ऑफ नंबर ऑफ वेव्स क्या होगा। सो डिफरेंस इन नंबर ऑफ वेव्स बिटवीन ग्लास एंड वाटर, तो ये होगा नंबर ऑफ वेव्स इन ग्लास एंड माइनस नंबर ऑफ वेव्स इन वाटर। ओके, सो नंबर ऑफ वेव्स इन ग्लास होगा म्यू ऑफ ग्लास थिकनेस डिवाइडेड बाय लैम्डा ऑफ ग्लास, सॉरी लैम्डा तो यहाँ पे ओरिजिनल है तो लैम्डा सेम रहेगा, माइनस वाटर के लिए म्यू डब्ल्यू थिकनेस अपॉन लैम्डा। तो यहाँ से टी अपॉन लैम्डा कॉमन आ गया, अंदर बचा म्यू जी माइनस म्यू डब्ल्यू। टी यहाँ पे टाइम नहीं है, थिकनेस है, वो याद रखना, कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए उसमें। ओके, नाउ क्वेश्चन इज सेइंग दैट डिफरेंस इन नंबर ऑफ वेव्स इज़ 400, तो ये हमें पूरी वैल्यू दी हुई है 400 के बराबर। तो थिकनेस अपॉन लैम्डा म्यू जी माइनस म्यू डब्ल्यू इज इक्वल्स टू 400, और हमें म्यू जी और म्यू डब्ल्यू की वैल्यू भी दी हुई है। इट वॉज म्यू जी की वैल्यू 3/2 और ये 4/3 इक्वल्स टू 400, और अपने को निकालना है यहाँ पे थिकनेस, तो हमें लैम्डा और चाहिए, तो क्वेश्चन में हमें लैम्डा भी दिया हुआ है 5000 एंगस्ट्रॉम है। सो थिकनेस अपॉन 5000 एंगस्ट्रॉम, इसको मीटर में चेंज करने के लिए 10⁻⁻10 का मल्टीप्लाई करेंगे, और यहाँ पे इसका एलसीएम ले लिया 6, तो ये हो जाएगा 9 - 8 इक्वल्स टू 400। सो ये हो गया T इक्वल्स टू 400 इंटू 5000 इंटू 10⁻⁻10 इंटू 6। ओके, सो 20 इंटू 6 इंटू ये 5 zeros 10⁻⁻5, सो ये हो गया 12 इंटू 10⁻⁻4, यानी 1.2 इंटू 10⁻⁻3, यानी 1.2 मिलीमीटर थिकनेस होगी, 1.2 मिलीमीटर आंसर।